जय हिंद साथियों अभी हाल ही में बिहार में जाति के आधार पर जनगणना हुआ है और ऐसा करने वाला यह बिहार राज्य पहला राज्य ऐसा बन गया है जो कि ऐसा कार्य किया है। इससे पहले 1931 में हुआ था, लेकिन आजादी के बाद यह पहला राज्य बन गया है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानते हैं। यदि आप इसके बारे में डिटेल जानेंगे और हार और जीत में फैसला करना रहे तो आप एक तरीके से कह सकते हैं इस जनगणना में यादवों की तो जीत हुई है पंपर तरीके से और वहीं सवर्णों की हार हो गई है। खैर, यह जब डाटा आप लोगों को मालूम चलेगा तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं और क्या यह कहा जाना उचित है या फिर अनुचित है। सारी बातें आप कहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, ये पूरा डाटा मैं जब मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट A to Z क्लासेस पर डाला था तो उस पर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही थी। कोई इसको सही बता रहा था तो कोई इसको गलत बता रहा था, कोई भाई साहब उसमें गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है। तो खैर, आप लोग इसमें गाली नहीं दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। क्या अदर राज्यों को भी जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपना आप कमेंट मत जरूर दीजिएगा, लेकिन यह पूरा सुनने के बाद। खैर, आइए शुरू करते हैं। आजादी के बाद यह पहली बार जाति आधारित जनगणना है। 2 अक्टूबर को इसको पेश किया गया। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। किसने इसको पेश किया? तो बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह जी ने इसको पेश किया, जिसमें पिछड़ा प्लस अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 63% भाई साहब सबसे ज्यादा है यहाँ पे। वहीं अनारक्षित वर्ग यानी सवर्ण की बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम जिसमें इंक्लूड हैं, तो 15.52% ही मात्र इसमें कुल जनसंख्या है। अगर हम बिहार की टोटल जनसंख्या की बात करते हैं तो 13.07 करोड़ बिहार की टोटल जनसंख्या है। यह कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका प्रारंभ हुआ? तो 18 फरवरी 2022 को नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, तो वहां की बिहार की विधानसभा और विधान परिषद में यह लाया गया कि हम बिहार में जाति आधारित जनगणना करेंगे। ठीक है भाई साहब। 23 अगस्त 2021 को सभी पार्टियां मोदी जी से मिलने जाती है सर्वसम्मति से, और उसके बाद से 1 जून 2022 को इस जनगणना के लिए सर्वसम्मति से पारित करा लिया जाता है इस प्रस्ताव को। ठीक है, इस प्रस्ताव को पारित करा लिया जाता है। 2 चरणों में इसका कार्य संपन्न होता है। 45 दिनों के अंदर यह पूरा कार्य इसका कर लिया गया था। 48 दिनों के अंदर पहला चरण ये 7 जनवरी को शुरू होता है, जिसमें मकानों की गिनती शुरू होती है। दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू यह होता है। हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। 4 मई 2023 को फिर सुप्रीम कोर्ट यह गया था मैटर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जब दिया तो हाई कोर्ट के आदेश पर फिर यह जनगणना फिर से कंटिन्यू हो गई। खैर, इसमें अति पिछड़ा वर्ग देखिएगा 2011 से यदि हम तुलना करते हैं कि 2011 में जो हमारी लास्ट जनगणना हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें 33% अति पिछड़ा वर्ग थे, जो कि बढ़ करके 36.01% हो गए हैं। जिसमें यादवों की संख्या 2011 में 10% थी, वो कितनी हो गई है? 14.26% हो गई है। एससी अनुसूचित जाति यानी दलित की बात करते हैं तो 14.1% से यह 19.65% यह कुल उनकी जनसंख्या हो गई है। मुस्लिमों की बात करते हैं तो 12.5 से 17.70 इनकी जनसंख्या पहुंच गई है। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें सवर्ण की जितनी जातियां हैं वो लगातार गिरी हैं। इसमें डाटा आप लोगों के सामने है। अगर ओवरऑल बात कर लिया जाए तो 13% अगर 2011 में थी तो वर्तमान में 10.56% ही रह गई हैं। जिसमें ब्राह्मण वर्ग पहले 4.7% था तो अभी 3.65% रह गया है। वहीं भूमिहार वर्ग की बात करते हैं तो 2.9% 2011 में था तो अभी वर्तमान में 2.86% रह गया है। अगर हम राजपूत की बात करते हैं तो 4.2% 2011 में था तो अभी 2023 में वर्तमान में 3.45% रह गया है। अगर हम कायस्थ की बात करते हैं जो कि 1.2% इनकी जनसंख्या थे, लेकिन अभी वर्तमान में 0.60 इनकी कुल जनसंख्या रह गई है। सबसे ज्यादा 2011 में देखिएगा, 2011 से 2.66 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है इनकी जनसंख्या में। लेकिन इन जनसंख्या में देखिएगा सबसे ज्यादा वृद्धि 1.86 करोड़ ये किसकी हुई है? यादवों की हुई है। ये करोड़ है भाई साहब, ये करोड़ है। 1.86 करोड़ यादवों की हुई है। और सबसे कम बताएं तो भास्कर एक जाति होता है, धोबी की कैटेगरी में आता है, उसमें मात्र 37 की वृद्धि ही हुई है।
अब आइए भाई साहब, इसको अगर हम परसेंटेज में देख लेते हैं कि कौन सी वर्ग किस जाति का कितना प्रतिशत है, तो एक डाटा आप लोगों के सामने और आ रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग जो कि 36.01% है और पिछड़ा वर्ग 27.12% है, वही ओवरऑल करके यहाँ पे 63% बताया गया है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की कुल टोटल जनसंख्या 63% है, यानी 2/3 जनसंख्या पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बिहार में मौजूद है। खैर, अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 19.65% अनुसूचित जाति हैं और वही अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो मात्र 1.68% वहां पे अनुसूचित जनजाति है। सामान्य वर्ग 15.52% वहां पे सामान्य वर्ग है। अगर हम जातियों में देख लें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इनमें कितने प्रतिशत लोग वहां पे हैं, तो सबसे ज्यादा हिंदू 81.99% यानी 82% आप कह सकते हैं, इतना हिंदू वहां पे मौजूद है बिहार में। मुस्लिम उसके बाद से आते हैं 17.70%। ईसाई की बात करते हैं तो 0.057% ईसाई हैं जो कि तीसरे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं सिख 0.011%। बौद्ध आते हैं उसके बाद जैन आते हैं, फिर अन्य धर्म के लोग आ जाते हैं। ऐसे भी वहां पे बिहार में जनसंख्या है जो कि कोई भी धर्म नहीं मानता है, उनका भी यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। 53 जातियां ऐसी हैं बिहार में जो कि 1% से कम है। 53 जातियां इसमें आ जाती हैं 1% से कम वाली। 2000 से अधिक लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। खैर, ये तो रहा पूरा डाटा। इस पे वहां की सरकार, कुछ सरकारें कह रही हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा है। यहाँ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। योगी सरकार को चुनाव को ध्यान में रखते हुए लेकिन इस पे भी कार्य करना चाहिए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि यह जनसंख्या यह जनगणना, जाति आधारित यह जो जनगणना हुई है, यह गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में बहुत ही आसानी होगी। और इन्होंने यह भी कहा कि जैसे यह हमने अपनाया है, अन्य राज्यों को भी ये अपना नियम अपनाना चाहिए और जाति आधारित जनगणना करना चाहिए, ताकि वह अपने यहाँ देख सकें कि हमारी किस वर्ग की जाति कितनी है, उनको क्या लाभ देना चाहिए, कितना देना चाहिए, उनको मालूम चल जाएगा। खैर, यह आप अपना मत इसमें जरूर दीजिएगा कि क्या यह जो जाति आधारित जनगणना हुई है सही बात है या फिर जाति पक्ष का भेदभाव रखना पड़ेगा। ग्वालियर में इस समय कल मोदी जी थे जब ये जाति आधारित जनगणना लाया गया इनके द्वारा, विवेक कुमार सिंह के द्वारा। उसी समय 3-4 घंटे के बाद मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, जहां पूरी दुनिया भारत को मद्देनजर देखते हुए, यहाँ विकास के क्रम को देखते हुए अपने वहां यहाँ का मॉडल अपना रही है, तो यहीं पे कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं और विकास के क्रम में बाधा डाल रहे हैं। खैर, अपना मत इसमें जरूर दीजिएगा कि क्या यह जनगणना सही है या फिर सही तो है ही, लेकिन आपके नजर से सही का अर्थ ये कि क्या यह अन्य राज्यों में भी होना चाहिए, क्या यह नीतीश सरकार ने करके अच्छा किया है, गरीबों को इससे मदद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। सबसे ज्यादा वृद्धि आप लोगों के सामने आया होगा यादवों की हुई है भाई साहब, सवर्णों की सबसे कम हुई है, यहाँ घटा है, देख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा यादवों की जीत हुई, सवर्णों की हार हुई। ठीक, तो ये थी आज की पूरी क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारा वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।